हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि आपके जो चैप्टर चल रहा है प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन फर्स्ट डिग्री, जिसमें हमने आपके लगभग आपको पता ही कि शुरुआत में बता दिया 8 मेथड हम इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें से हमने अभी तक आपके 3 मेथड है वो कंप्लीट करा चुके हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट मेथड था आपका चर पृथक्करण विधि यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। सेकंड था होमोजेनियस इक्वेशन यानी समघात समीकरण। थर्ड थी आपकी समघात रूप में सम्मानित होने वाली समीकरण यानी रिड्यूसिबल इक्वेशन टू होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये 3 मेथड आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके काफी सारे क्वेश्चंस भी हमने क्लासेस में कर चुके हैं। और आज हम यहाँ पर आपका फोर्थ मेथड, जो कि कब से मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये मेथड होता है, कौन सा? फोर्थ है आपका रेखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें से यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो मेथड रहता है काफी सिंपल मेथड रहता है, बस एक बार आपको इसको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लेना है। तो आज क्लास आपकी इसी मेथड से रिलेटेड होने वाली, जिसमें हम काफी सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने वाले। तो आप पेशेंस में आके इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी, तो हमने इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस चैनल पे आपको बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ में जो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय एआर स्टडी ज्ञान के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि आज का यहाँ पर आप मेथड देख सकते हैं, जो कि क्या है, फोर्थ है रेखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें सबसे पहले हम आपको मेथड को इसको अच्छी तरह समझा देते हैं कि इस मेथड में आपको करना क्या होता है और इस मेथड को यहाँ पर आपको पहचानना किस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी इस मेथड से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है 2 टाइप से आ सकते हैं। पहला है यहाँ पर कि अगर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स के डेरिवेटिव यानी अवकलज में आपकी इक्वेशन बने, या फिर आपके डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में बने। अगर आपके डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में है, जो कि ज़्यादातर इक्वेशन आपके इसी रूप में आती है डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में, और कुछ इक्वेशन आपके डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में आती है, लेकिन जो मोस्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका देखिएगा फॉर्मूला क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इस प्रकार के आपको इक्वेशन में यहाँ पर आपको या तो पहले से दी हुई होगी आपका क्वेश्चन, या आपको इसमें इसको बनाना पड़ेगा। किससे? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ओके, और जहां पर आप देखेंगे जो आपका P और Q है वो किसका फंक्शन होगा? इस X का फंक्शन होगा। जहां पर आपके P और Q किसका फंक्शन होगा? X का फंक्शन होगा। और यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? आपको यहाँ पर IF निकालना पड़ेगा। अब IF क्या होता है? तो IF होता है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समाकल गुणांक। सबसे पहले आपको इस समाकलन गुणांक आपको निकालना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे हम यहाँ पर IF बोलेंगे पूरे चैप्टर में हम। ठीक है, तो आपको IF निकालना पड़ेगा। और IF का क्या फॉर्मूला होगा? तो IF का आपका फॉर्मूला होगा IF इक्वल ई की पावर इंटीग्रेशन यानी समाकलन पी डी एक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और ऐसे आप इतने सारे क्वेश्चंस करने वाले कि आपको ये पूरी स्टेप अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो आई एफ इक्वल टू क्या होगा? ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होगा। ठीक है, तो जैसे आप आई एफ निकाल लेंगे, उसके बाद आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा? सॉल्यूशन निकालना होगा। और यहाँ पर आप सॉल्यूशन का फॉर्मूला देखिएगा, आपको सॉल्यूशन किस प्रकार निकालना होगा कि वाई। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? y आएगा, क्योंकि यहाँ पर पी वाई के साथ क्या है, y दे रखा है, तो ऊपर यहाँ पर y आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में आई एफ आएगा, जो आपने अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक निकाला है, आई एफ इक्वल टू, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, फिर q। ठीक है, जो इक्वल टू के इधर होएगा उसे हम q वैल्यू देंगे। तो q की जो भी यहाँ पर आपकी q में वैल्यू रहेगी वो आपको इधर रखनी पड़ेगी। फिर आई एफ, दोबारा आई एफ रखना होगा, फिर डी एक्स प्लस सी। इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। अभी आपको यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा यहाँ पे से समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर आपकी इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में हो, डी वाई अपॉन डी एक्स की तो हमने बता दिया, अब डी एक्स अपॉन डी वाई की देखिएगा कि जब डी एक्स अपॉन डी वाई होगा तो इस पी के साथ क्या आएगा? एक्स आएगा। ओके, और इक्वल टू क्यू यहाँ पर आपके आएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा पी और क्यू किसके फंक्शन होंगे? यहाँ पर इस वाई के फंक्शन होंगे। यहाँ पर वो पी क्यू किसके फंक्शन थे? एक्स के फंक्शन थे। और यहाँ पर पी और क्यू किसके फंक्शन होंगे? वाई के फंक्शन यहाँ पर आपके होने वाले, जहाँ पी व क्यू वाई के फलन है, यानी पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई। इसे यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, आप इससे वाई कर लीजिएगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ वाई यहाँ पर आपके आ जाता है। अब इसका आई एफ कैसे निकालेंगे, यानी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक, जो कि आप देखिएगा आई एफ का क्या फॉर्मूला होगा? तो आई एफ इक्वल टू ई की पावर पी डी वाई। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर आपके डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में आप इसे सॉल्व करते हैं, यानी अगर आपका अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में होगा, तो यहाँ पर देखिएगा डेरिवेटिव क्या है? यहाँ पर जो अपॉन में दिया होता है डी एक्स है यहाँ पर, यानी एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन हो रहा है, यानी एक्स के अगेंस्ट डिफरेंशियल हो रहा है। तो जो भी आपकी इक्वेशन रहेगी उसमें सब में आपका डी एक्स आएगा।
जैसे कि यहाँ पर देखिएगा आई एफ में भी यहाँ पर आप जब निकाले थे आप तो ई की पावर पी डी एक्स यहाँ पर आया है, और यहाँ पर भी आप जब सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर भी डी एक्स आता है, यानी जो भी यहाँ पर अपोन में होगा जिसके सापेक्ष अवकलज हो रहा है, जिसके अगेन डिफरेंशियल हो रहा है, वो यहाँ पर आपके आएगा। यहाँ पर भी आप देखिएगा यहाँ पर डी वाई आ रहा है, क्या आ रहा है, डी वाई आ रहा है, डी यानी वाई के सापेक्ष का अवकलन हो रहा है, यानी वाई के सापेक्ष का डिफरेंशियल हो रहा है, तो हर जगह यहाँ पर आपको डी वाई देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिएगा आई एफ में भी यहाँ पर आई एफ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई आएगा यहाँ पर, यानी इसका वाई के सापेक्ष इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर होने वाला है। वैसे यहाँ पर आप जब सॉल्यूशन करेंगे तब भी यहाँ पर आपको डी वाई यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देखिएगा कि सॉल्यूशन एक्स डी आई एफ यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या आएगा, एक्स आएगा, इस जगह पर क्या आ रहा था, वाई आ रहा था, क्योंकि पी के साथ वाई था। अब यहाँ पर पी के साथ एक्स है तो यहाँ पर एक्स आएगा, फिर आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू फिर आई एफ, और यहाँ पर डी वाई आएगा, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि वाई के सापेक्ष ही चल रहा है, फिर प्लस कॉन्स्टेंट यानी सी वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी। तो इस रूप में यहाँ पर आपका जो ये पूरा क्वेश्चन है सॉल्व होने वाला है, इसे हम क्या कहते हैं, रेखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन मेथड हम इसे कहते हैं। और यहाँ पर इससे रिलेटेड हम काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं, और इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, उससे अच्छी तरह समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए आज का हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, और इसके थ्रू आपको ये जो मेथड है वो अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि आप देखिएगा, तो सॉल्व यानी हल कीजिए 1 + x² dy अपॉन dx प्लस 2yx माइनस 4x²। यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले हम इसे किस के रूप में चेंज करेंगे, हमारे यहाँ पर जो रेखिक अवकल समीकरण है उसके रूप में हम यहाँ पर इसे पहले चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपकी जो इक्वेशन है क्वेश्चन में दे रखी है उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद आपको पता है कि अब इससे हमें यहाँ पर किस में चेंज करना होगा, रेखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन में यहाँ पर हमें चेंज करना होगा। यहाँ पर अगर dy अपॉन dx दे रखा है, इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि ये इक्वेशन किस प्रकार आई, जो हमारा फर्स्ट मेथड था, यानी जो आपका ये अभी रेखिक अवकल समीकरण में फर्स्ट ये कौन सा था, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, उसके रूप में हमारा यहाँ पर चेंज होगा। अगर ये dx अपॉन dy होता तो क्या आता आपके, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू आता। ओके, तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है, इसके साथ में आपको हमेशा पता है इसका कोफिशिएंट यानी इसका गुणांक क्या रहता है, 1 रहना चाहिए। और यहाँ पर क्या है 1 + x² है, यानी इसको हटाना होगा। इसको किस प्रकार हटाएंगे कि यहाँ पर जो 1 + x² है ये कहाँ चल जाएगा, एक तो पहले तो इसके अपोन में चल जाएगा, फिर ये 1 + x² इसके अपोन में भी यहाँ पर आपके आ जाएगा। जैसे कि आप देखिएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स फिर प्लस में 2x और अपोन में यहाँ पर ये जो 1 + x² है यहाँ पर ये आ चुका है। अब हमने क्या करा है कि अब हमने यहाँ पे जो x की जितनी भी वैल्यू थी उन्हें हमने यहाँ पे सेपरेट ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, और यहाँ पे जो y दे रखा था इसको हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट मेथड क्या था, हम आपके यहाँ पे dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में हम इस इक्वेशन को चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर dy अपॉन x तो यहाँ पर हमारा आ गया है, फिर हमें यहाँ पर किसके रूप में चेंज करना है, इसको प्लस पी वाई के रूप में हमें यहाँ पर चेंज करना है। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर हमने क्या लिख दिया, जो y था यहाँ पर वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, और जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा पूरी x की वैल्यू होगी। अब ये जो पूरी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू है आपकी, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये आपकी p की वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी। किसकी वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पर ये आपकी p की वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद माइनस में 4x², अब ये जो 1 + x² है वो इसके अपोन में भी आएगा, आप देख सकते हैं। तो माइनस में 4x² अपोन में 1 + x² इक्वल टू 0 आ गया है। अब हमको पता है कि हमारे जब ये हम मेथड बनाएंगे dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो इक्वल टू के में क्या आना चाहिए, आपकी q की वैल्यू भी आनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस वैल्यू का यहाँ पर इस जगह पर तो हमारा कोई काम नहीं है, हम इसको इक्वल टू के उधर भेज देंगे, तो ये इक्वल टू के उधर चल जाएगा। ये अभी माइनस का था, ये इक्वल टू के उधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी ये dy प्लस dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में यहाँ पर आपके चेंज होगी। कैसे होगी, तो यहाँ पर dy अपॉन dx आ रहा है, यहाँ पर भी dy अपॉन dx आ रहा है, यहाँ पर y के साथ p की वैल्यू आएगी। आप देखिए यहाँ y के साथ ये पूरी जो वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू होगी, आपकी p की वैल्यू हो जाएगी, फिर इक्वल टू q। तो आपके इक्वल टू में जो भी यहाँ पर ये वैल्यू है वो किसकी वैल्यू हो जाती है, यहाँ पर q की वैल्यू यहाँ पर आपकी हो जाती है। आई होप आपको इस चीज़ यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर p और q की वैल्यू आ गई है। अब जैसे p और q की वैल्यू आ जाती है उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF निकालेंगे, समाकलन गुणांक। उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि IF इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले। आप जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर IF का फॉर्मूला क्या है, ई की पावर इंटीग्रेशन p dx है यहाँ पर। ओके, इसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद में p की वैल्यू क्या है, तो p की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली, क्या आई थी हमारी 2x अपोन में 1 + x², इसे हमने यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद में यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या है 2x अपोन 1 + x², इसका हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन इतना आसान तरीके से नहीं हो सकता, तो आपको अच्छी तरह से पता है जब इस प्रकार की कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर इंटीग्रेशन हो तो हमें क्या करना होता है, अपोन में क्या दे रखा है 1 + x²।
इसको हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। और फिर जब हम कोई चीज़ मानते हैं तो उसका हमें यहाँ पर अवकलन भी करना होता है, यानी डिफरेंशियल भी। तो 1 + x² का क्या हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा। टी का क्या हो जाएगा, dt यहाँ पर आपकी आ जाएगा। अभी जो आपकी वैल्यू आएगी अब उसको कहाँ रखना होगा, आपको इस वैल्यू में यहाँ पर आपको रखना होगा। कैसे रखेंगे, तो ऊपर आ रहा है आपके यहाँ पर देखिएगा, ऊपर है 2x dx, तो इसकी जगह भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, dt आएगी। तो ऊपर हमें 2x dx की जगह dt रख देंगे। और अपॉन में क्या आ रहा है, 1 + x²। और 1 + x² अभी हमने यहाँ पर क्या माना था, टी माना था। तो 1 + x² की जगह हम टी रख देंगे। तो आप देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में कि IF = में e की पावर इंटीग्रेशन, ऊपर तो 1 यहाँ पर dt आ गया और अपॉन में क्या आ जाएगा, t यहाँ पर आ जाएगा, 1/t dt आ जाता है। और अब इसका सिंपली हम इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर सकते हैं। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको अच्छे से पता है, वो होता है आपका log t होता है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद में आप एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी आपकी e की पावर में अगर आपकी log यहाँ पर वैल्यू आ जाती है तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से हट जाते हैं, यानी log e की पावर से यहाँ पर आपके log हट जाएगा। और यहाँ पर जो भी साथ में होगा, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर t लिखा हुआ है तो t यहाँ पर आपके बच जाएगा। इस पूरे मेथड में आपका इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा तो e की पावर से यहाँ पर log हट गया है और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल ये t यहाँ पर आपका बच जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर t आ गया, IF = t। और हमने t किसको माना था, तो t अभी देख सकते हैं 1 + x² को माना था। तो इस t की जगह हम 1 + x² रख देते हैं, जिससे हमारा क्या निकल के आ गया, IF निकल के आ गया। उसके बाद हमने आपको सॉल्यूशन का फॉर्मूला बताया था कि जैसे आपके p और q की वैल्यू भी आ जाती है, उसके बाद आपको IF निकालना पड़ेगा। और जैसे ही आपकी IF की वैल्यू आ जाती है तो आपको सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाना होगा। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट वाली जो स्टेप थी उसमें हमने यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया था, अगर dy/dx के रूप में अगर आपका यहाँ पर अवकलज होता है, डेरिवेटिव होता है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। जैसे कि आप देखिएगा सॉल्यूशन का, जो कि क्या है कि IF = इंटीग्रेशन QIF dx + c, इसे हमने अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा y तो y पहले से ही आएगा। IF की जगह भी आपने निकाला 1 + x², तो इसकी जगह रख देते हैं 1 + x² इक्वल टू में इंटीग्रेशन का साइन, फिर आपको q की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो q की वैल्यू अभी जब हमने p की निकाली थी तो q की वैल्यू भी निकाली थी, जो कि क्या आई थी 4x² अपॉन में 1 + x², इसको हमने रख दिया। फिर IF, तो अभी दोबारा आपको IF की वैल्यू रखनी पड़ेगी 1 + x², फिर dx, फिर प्लस c, यहाँ पर आपके आ गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कैसे होगा, तो यहाँ पर आप देखिए 1 + x² से ये 1 + x² कट हो जाएगा, क्या आएगा y ब्रैकेट में 1 + x² इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा है आप देखिएगा, इंटीग्रेशन में यहाँ पर क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन 4x²। और आपको अच्छी तरह से पता है कि x² का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब जैसे कि बात करें 4, तो 4 तो आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि तो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन x², अब x² का इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या होगा, तो वो होगा आपका x³ और अपॉन में 3 यहाँ पर आपके आ जाएगा, क्योंकि जो पावर होती है उसमें 1 ऐड हो जाता है समाकलन करने पे। तो x³ यहाँ पर आ गया, और जो ऊपर पावर होती है वो नीचे भी यहाँ पर आपके उसी प्रकार आती है। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो क्या आ गया यहाँ पर x³ अपॉन 3 आ जाता है, जैसे कि आप देखिएगा x3 अपॉन में 3 आ गया। और यहाँ पर 4 तो यहाँ पर था ही आपकी, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू थी। तो y ब्रैकेट में 1 + x² इक्वल टू 4x³ अपॉन में 3 + c यहाँ पर आपके आ जाता है, जहाँ पर आपके 1 + x² से ये तो कट हो ही गया था। तो आप देख सकते हैं ये फाइनली आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ चुका है, जो कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन भी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसे भी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने सेशन को लाइक नहीं करा, इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपकी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू चल पाए, हमें पता लग सके कि जो स्टूडेंट्स को ये क्लासेस है वो समझ में यहाँ पर आ रही है, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लासेस है आपके लिए यहाँ पर आपके चैनल पर यहाँ पर प्रोवाइड करवा पाए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सॉल्व हल कीजिए, जो कि क्या है 1 - x² dy/dx, फिर प्लस 2xy इक्वल टू x, यहाँ पर रूट में 1 - x², जो कि आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको लगा लीजिएगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहले सॉल्यूशन में आप देखिएगा 1 - x² dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू x, यहाँ पर रूट में 1 - x²। पहले जो हमारा क्वेश्चन रहता है उसे हमने यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख दिया है। उसके बाद आपको इसको किसके रूप में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर अवकलज क्या दे रखा है, डेरिवेटिव dy/dx दे रखा है। अगर ये dy/dx है तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन किस प्रकार बनेगी, dy/dx प्लस py इक्वल टू q की फॉर्म में यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनने वाली है। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके साथ जो कोफिशिएंट वैल्यू है 1 - x², इसको हटाना होगा। इसको किस प्रकार से हटाएंगे, तो 1 - x² सबसे पहले इसके अपॉन में चल जाएगा, फिर 1 - x² इसके अपॉन में यहाँ पर आपके आ जाएगा, जैसे कि आप देखिएगा dy/dx, फिर प्लस में
2x और यहाँ पर अपॉन में क्या आ गया, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो y था इसको हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब आपको पता लग गया होगा ये हमने बाहर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हम पी वाई बनाना चाहते हैं, तो y की वैल्यू की भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो हमने y बाहर लिख दिया है और अंदर x की वैल्यू आपकी आ जाती है। इक्वल टू में x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ये इधर आ गया अपॉन में, तो आप देख सकते हैं अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है। उसके बाद आप देखिएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर y इक्वल टू में, अब आप इस स्टेप को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x आ जाता है, ऊपर क्या है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में भी क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे हम कट कर सकते हैं कैसे, तो आप देखिएगा यहाँ पर नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार दोबारा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था कि मान लीजिए ये 2 है, तो इस 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 दोबारा मिलकर 2 ही तो बनाता है, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर आ जाता है और स्क्वायर से रूट कट हो जाता है, दोबारा 2 बनता है। तो उसी प्रकार मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी क्या लिख सकता हूँ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक बार दोबारा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा हमने क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे अब सेम वैल्यू आ गई है, तो हम रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर कट कर देंगे और क्या बचेगा अपॉन में एक रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, जो कि यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपके आ गया। अब आप यहाँ पर देखिएगा, अब सिंपली क्या होगा कि यहाँ पर y के साथ जो ये वैल्यू है ये पूरी वैल्यू क्या होगी आपकी p की वैल्यू निकल के आएगी, और यहाँ पे इक्वल टू के जो यहाँ पर लिखा हुआ ये क्या हो जाएगी आपकी q की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है। तो आप देखिएगा कि p की वैल्यू यहाँ पर हमारे आ गई है 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और q की वैल्यू आ जाती है हमारी यहाँ पर x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको जैसे p और q की वैल्यू आ जाती है, अब आपको क्या निकालना होगा, IF निकालना होगा, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकल गुणांक निकालना होगा, और उसका क्या फॉर्मूला रहता है IF इक्वल टू में e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देते हैं, IF इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। तो हमें यहाँ पर p की वैल्यू रखनी पड़ेगी सबसे पहले, तो p की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर p की वैल्यू रखी, p की वैल्यू अभी हमने निकाली 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम रख देते हैं। अब इसका हमें समाकलन करना होगा यानी इंटीग्रेशन करना होगा, जो कि इतना आसान नहीं होने वाला है। इसको यहाँ पर सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं। अब जो भी चीज़ आप मानते हैं उसका हमें क्या करना होता है, डिफरेंशियल यानी अवकलन भी करना होता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब आप देखिएगा इस माइनस को हम इक्वल टू के उधर भेज देते हैं, ठीक है, ये जैसे ये माइनस इक्वल टू के उधर चल जाएगा, यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा 2x dx इक्वल टू माइनस dt यहाँ पर आपके आ जाता है। अब आपको वैल्यू रखनी है सिंपल, तो यहाँ पर क्या है 2x dx, तो इसकी जगह भी आपने निकाला क्या आया माइनस dt आया, तो आपने रख दिया ऊपर माइनस dt आ गया। उसके बाद में अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह आपने क्या माना था t माना था, तो अपॉन में t आ जाता है। तो आप देखिएगा इंटीग्रेशन अब बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा आपके कि e की पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन टी dt आ जाता है, तो 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा लॉग टी यहाँ पर आपके हो जाता है, जो कि आपको अच्छे तरह से पता है। अब जो भी चीज़ हम मानते हैं उसे हमें बाद में रखना भी होता है, तो हम यहाँ पर टी किसको माना था हमने, तो टी आप देखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को माना था, तो हमने यहाँ पर टी की जगह क्या रख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पर रख दिया। ओके, उसके बाद आप देखिएगा कि इस लॉग के आगे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, इस लॉग के आगे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। आपको पता है जो लॉग के आगे जो भी यहाँ पर रहता है वो उसकी पावर बन जाता है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की ये माइनस क्या बन जाएगा पावर बन जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं कि ई की पावर लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे ये माइनस ऊपर इसकी पावर बनेगा तो 1 भी आ जाएगा आपके -1, ठीक है, माइनस को हम -1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारे आगे चाहे तो आप एक स्टेप इसे बढ़ा लीजिएगा, इसके बाद आप ये स्टेप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ई से यहाँ पर आपकी लॉग की पावर यहाँ पर हट जाएगी, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया था। तो क्या आ जाएगा आपके 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर पावर -1, तो आप देखिएगा यहाँ पर आ गया IF इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर पावर -1। अब किसके ऊपर भी पावर -1 रहती है, कोई भी पावर हो तो वो कहाँ चल जाएगी अपॉन में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपके लिखा हुआ है एक्स की पावर -2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपके 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1, तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसे 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर करा है कि यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर थी -1, तो इससे हमने लिख दिया 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया, जो कि हमारे क्या आ चुका है IF निकल के आ गया। आप देख सकते हैं IF की वैल्यू क्या आई है 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद हमें इसका क्या निकालना होगा, सॉल्यूशन निकालना होगा। सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता ही है कि y IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q IF dx प्लस c यहाँ पर आपके होता है। तो इसमें सभी वैल्यू रख दीजिए, y आता है तो y वैसा का वैसा रहेगा। IF अभी आपने निकाला 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हमने रख दिया। फिर इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पर आपकी q की वैल्यू, तो q की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी कि x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे
इसे हमने रख दिया। फिर आई एफ की वैल्यू अभी हमने निकाली 1/(1 - x²), इसे हमने यहाँ पर रख दिया। साथ में dx प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो y यहाँ पर अंदर मल्टीपल होगा तो ये आ जाएगा y/(1 - x²) इक्वल टू में, अब आप देखिएगा x 1 से मल्टीपल होगा तो ऊपर x आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, रूट में 1 - x², उधर है 1 - x²। अब दोनों यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके आधार एक तरह से क्या है, सेम, इनके बेस सेम है, लेकिन इनकी जो पावर आप देखिएगा यहाँ पर रूट पावर है। रूट पावर का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर हाफ पावर है, ठीक है। रूट को हम हाफ पावर भी कहते हैं, तो रूट के ऊपर कितनी पावर है, हाफ पावर, और यहाँ पर देखेंगे कितनी पावर आ रही है, 1 पावर आ रही है। तो जब भी किसी के आधार सेम हो, यानी अगर आपके बेस सेम हो, तो उनकी जो पावर यानी उनकी घात है वो कैसी हो जाती है, जुड़ जाती है, ये आपको नियम पता है। तो यहाँ पर हाफ पावर यानी 1/2 पावर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 पावर, ये क्या हो जाएगी आपकी ऐड हो जाएगी, तो ऐड होकर क्या आ जाएगा 3/2 यहाँ पर आपके आ जाता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 - x², इसके पावर कितनी आ जाती है, 3/2 आपके आ जाती है। फिर dx प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है। ओके, उसके बाद हमें इसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। लेकिन इंटीग्रेशन आप देखेंगे इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इसको थोड़ा सिंपली बनाना होगा। सिंपली बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 - x², इसको क्या मान लेते हैं हम, t यहाँ पर मान लेते हैं। क्या मानेंगे हम इसे, t मानेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर भी ऊपर हमने इसे टी माना था, तो चाहे तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसके जैसे आपके बाद में स्टेप आती है तो इस टी की जगह आप यू भी मान सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे ऊपर भी 1 - x² था और नीचे भी हम जो मान रहे हैं वो भी 1 - x², इसलिए हमने इसे दोबारा टी माना है। अगर यहाँ पर दूसरी वैल्यू होती है तो आप इसे यू कुछ भी आप मान सकते थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 1 - x² को टी माना है। फिर 1 - x² है तो x² का क्या हो जाएगा, -2x dx, फिर इक्वल टू में dt हो जाता है। इसका हमने अवकलन कर दिया है, यानी डिफरेंशियल कर दिया है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो -2 है ये इक्वल टू के उधर जाएगा, तो इक्वल टू के उधर जाते हैं -1/2 यहाँ पर बना देगा। तो x dx की वैल्यू क्या आएगी, -1/2 dt यहाँ पर आपके आ जाती है। अभी जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको इस इक्वेशन में रखना होगा। कैसे रखेंगे, तो आप देखिएगा ऊपर है x dx, तो x dx की जगह हम क्या रख देंगे, -1/2 dt हम रख देंगे। जैसे आप देखिएगा -1/2 और ये dt यहाँ पर आ गया। उसके बाद में अपोन में क्या 1 - x², तो 1 - x² की जगह हम क्या रखेंगे, t रख देते हैं, हमने रख दिया। इसके ऊपर पावर 3/2 है तो यहाँ पर भी 3/2 आपके आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर आ गया 1/t, इसके ऊपर पावर 3/2 dt प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है। ओके, और यहाँ पर जो ये -1/2 आया था इसे हमने बाहर लिख दिया, क्योंकि समाकलन के अंदर कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता, यानी अचर का, तो इसलिए हमने यहाँ पर हमने -1/2 का यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाहर रख दिया। फिर यहाँ पर अपोन में क्या है 1/t 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इसलिए हमें यहाँ पर इसको ऊपर भेजना होगा। तो जैसे यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जाता है, यानी अंश में जाता है, यानी न्यूमरेटर में जाता है, तो ये जो माइनस पावर है आप देखेंगे, पावर क्या है 3/2, तो ये 3/2 ऊपर पावर जैसे जाएगी तो चेंज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा -3/2 हो जाता है, यानी प्लस से ऊपर जाती है तो ये माइनस में यहाँ पर आपके चेंज हो जाएगा। तो टी की पावर -3/2 dt प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है। अब इसका सिंपली हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे -3/2 का इंटीग्रेशन होगा तो कैसा होगा, -3/2 + 1, इसी प्रकार से तो समाकलन करते हैं। अब जो ऊपर आता है वही नीचे यहाँ पर आपके अपोन में भी आ जाता है, -3/2 + 1, फिर प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, -3/2 + 1 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। उसी प्रकार नीचे भी इसे सॉल्व करेंगे तो -1/2 + सी यहाँ पर आपके आ जाता है। अब इसे सॉल्व करना होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी -1/2 है, यहाँ पर भी अपोन में भी -1/2 है, तो ये एक दूसरे से यहाँ कट हो जाएंगे। ओके, तो ऊपर क्या बचेगा, टी की पावर -1/2 यहाँ पर आपके बचेगा। अब जो टी की पावर -1/2 है तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ पर 1 में टी की पावर क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हाफ पावर को हम क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1 में √t हम लिख देंगे। और हमने टी किसको माना था, तो टी थोड़ी देर पहले हमने 1 - x² को माना था, तो क्या आ जाएगा आपका 1 में √1 - x² आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि 1 में √1 - x²। चाहे तो आप यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो और अच्छी तरह से यहाँ पर समझने के लिए, ठीक है। वैसे हमने यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। तो y/में 1 - x² इक्वल टू में 1 में √1 - x² आ गया, फिर प्लस सी, जो कि क्या आ चुका है, हमारा आंसर निकल के आ गया। तो आई होप आज का ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जो बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और जो नेक्स्ट क्लास का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप बिल्कुल देखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।